government release all prisoners, release the curfew that the government. नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज। इसमें हम आपको बताते हैं कि दोनों सदनों में क्या काम हुआ भी कि नहीं, या सिर्फ हंगामे और स्थगन में ही दिन बीत गया। पहले बात राज्यसभा की। राज्यसभा में आज सभापति वेंकैया नायडू ने सस्पेंड हुए सांसदों को लेकर कहा कि इस मामले को लेकर सदन में सुनवाई की जाएगी। सभापति ने कहा कि इस समस्या का समाधान सबको मिलकर निकालना होगा। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद विपक्षी दलों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज सुबह निलंबित सांसदों ने संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने भी विपक्ष के प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब कार्यवाही की बात करते हैं। संसद में बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने आज ऑनलाइन गेमिंग के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग से भारत में युवाओं पर गलत असर पड़ रहा है। प्री कोविड में 2.5 घंटे गेम खेला जाता था, वहीं लॉकडाउन में ही यह औसत 4 घंटे तक पहुंच गया है। मोदी ने आगे बताया कि वर्तमान में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट 13,600 करोड़ रुपए का है, जो 2025 तक 29,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। सुशील मोदी ने लूडो किंग, पोकर, MPL और ड्रीम 11 का नाम लेते हुए चिंता जाहिर की और सरकार से इस संबंध में कानून लाने की अपील भी की। आज कांग्रेस, RJD, CPI, CPM, NCP, DMK और आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि त्रिपुरा में हुए नगर निकाय चुनाव में धांधली हुई है। इन दलों ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस देकर इस विषय पर चर्चा की मांग की। आइए आपको ले चलते हैं अब लोकसभा में। लोकसभा में आज देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल में स्पीकर ओम बिरला और सभी सांसदों ने श्रद्धांजलि दी। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर वी वांट जस्टिस के नारे लगाना शुरू कर दिया। संसद की कार्यवाही जब चल रही थी तब भी ये नारेबाजी हो रही थी। विपक्ष लगातार सरकार पर कोविड की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगा रहा था, जिसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार ने सभी राज्यों को कोविड से हुई मौतों के आंकड़े जारी करने को कहा था। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बताया कि जिन 19 राज्यों ने आंकड़े दिए हैं, उनमें सिर्फ पंजाब ने ऑक्सीजन की कमी से 4 मौतें होने की बात कही है। वैसे स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी बात में यह भी जोड़ा कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की डिमांड अचानक से बढ़ गई थी। देश में कभी भी इतनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। पहली लहर के समय देश में 900 से 1,000 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की क्षमता होती थी, जिसे दूसरी लहर में 9,500 मैट्रिक टन तक बढ़ाया गया। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ट्रेन, एयरफोर्स और नेवी की मदद ली गई। देश में लगभग 3,240 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें से 70% प्लांट लगाए जा चुके हैं। ये बात मंत्री ने संसद में बताई। 2:30 बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो मंत्री मनसुख मंडाविया ने वेंटिलेटर की जरूरत पर जो सवाल पूछे गए थे, उनका जवाब दिया। सदन के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं कि 58,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया, उसमें से भी 97% वो भारत सरकार की बड़ी कंपनी को दिया गया। और भारत सरकार की ये कंपनी थी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत सरकार का PSU, और आंध्रा मेडटेक जोन, ये दोनों भारत सरकार की बड़ी कंपनी, और उसमें 97% ये दोनों कंपनी को ही दिया गया। आगे मैं बताना चाहूँगा, उसमें से 50,200 वेंटिलेटर डिलीवर किया गया, स्टेट को डिलीवर किया गया। कोरोना संक्रमण पर चर्चा के दौरान ओमिक्रॉन पर भी मनसुख मंडाविया ने सदन को जानकारी दी। देखिए, कोविड वायरस का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पिछले सप्ताह ही सामने आया। दिनांक 26 नवंबर 2021 को WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। अभी तक की प्राप्त हो रही जानकारी के मुताबिक यह वेरिएंट दुनिया के 29 देशों में फैला हुआ है और करीब 373 केस दर्ज हुए हैं। 25 नवंबर 2021 के दिन साउथ अफ्रीका ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पाए जाने की घोषणा की 25 नवंबर को, और उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर 2021 को भारत सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एक बैठक की, और उसी के फॉलोअप में सेक्रेटरी हेल्थ ने सभी राज्यों के साथ बैठक करते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ रणनीति पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए।
28 नवंबर को रिवाइज्ड एडवाइजरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल जारी की गई और 1 दिसंबर को लागू भी हो चुकी है। और जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया, ऐसे देशों को एट रिस्क श्रेणी में रखा गया है। इस दिशा निर्देश के तहत ऐसे एट रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों को उनके पास 72 घंटे अंदर की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी जरूरी कर दी गई है। साथ ही भारत में उतरने पर उन्हें पुनः RT-PCR टेस्ट करना होगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद कंपलसरी 7 डे का होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। 8वें दिन नेगेटिव कोविड रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें होम क्वारंटाइन से बाहर जाने की अनुमति होगी। ये एडवाइजरी डिक्लेयर की है। इसी के साथ जो यात्री एट रिस्क कंट्री की श्रेणी में बाहर के देशों से आ रहे हैं, वैसे उनका 2% यात्रियों का RT-PCR एयरपोर्ट पर किया जाएगा और रैंडम किया जाएगा। एयरपोर्ट पर कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे सभी सैंपल्स को जीनोमिक सर्वेलेंस के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भी सूचित किया गया है कि सभी यात्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री सेल्फ डिक्लेरेशन सुविधा पोर्टल पर कंपलसरी लिया जाए। सरकार ने आज लोकसभा में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया। ये बिल संसद शुरू होने से पहले भी चर्चा में रहा है, आप जानते ही होंगे। क्या है इस बिल में? अगर ये बिल पास होता है तो ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल हो जाएगा। मतलब 2 साल के फिक्स टेन्योर के बाद 3-3 साल तक का एक्सटेंशन उनको दिया जा सकता है। इसके लिए सरकार पहले ही 14 नवंबर को एक अध्यादेश लेकर आई थी। सरकार के बिल पर विपक्ष भी लगातार हमलावर रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस बिल पर अपने आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बिल्कुल खिलाफ है। आपको बता दें कि जस्टिस NL राव की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी के निदेशक SK मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने से जुड़े मामले में फैसला दिया था। इस फैसले में अदालत ने कहा था कि इस तरह का एक्सटेंशन केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। कुछ इसी तरह से CBI डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए, उनके कार्यकाल को भी 5 साल तक करने के लिए सरकार द दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021 लेकर आई है। इसके लिए भी सरकार 14 नवंबर को ऑर्डिनेंस लेकर आ चुकी है। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने इन दोनों बिलों के खिलाफ बोलते हुए कहा कि सरकार ईडी और CBI जैसी एजेंसियों को विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करती है, इसीलिए इनके निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बिल पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। Sir, under Rule 72(1), I would like to oppose the introduction of this bill. The reasons are loud and clear. First, the statement of objects and reasons is confusing and does not speak anything about the actual or provisions of the bill. Number one. Number two, sir, such an important bill is being introduced with the violation of the Direction 19B also. Sir, the proposed extension beyond the first 2-year appointment will be contingent on the appointment authority's subjective pleasure, and that it is manifestly arbitrary. The promulgation of such ordinances gives a leeway to the government to meddle with the affairs of the executive at their own will. This is undemocratic and sets up a dangerous precedent. Instead of fixing a tenure of 5 years, the ordinances makes the ED director's tenure subject to the executive discretion of 2 years after their initial appointment. There were no special circumstances requiring an ordinance also to be promulgated when the parliament session was scheduled to begin. Sir, I would like to refer on this bill that the Supreme Court ordered that no further extension to ED Director Sanjay Kumar Mishra's tenure will be granted. However, the Union government has managed to tweak the rules in order to bypass the Supreme Court's ruling by making an amendment to the Central Vigilance Commission Act 2003. Mr. Mishra's tenure was scheduled to end on November 17, 2021, and the ordinance was promulgated on November 14. Only 3 days, only to offer the targeted or their own officials, so that they will be dancing to the tune of the flute played by none other than this government. So sir,
this kind of arbitrary legislation should not be allowed inside for discussion, because it is nothing but contrary to the established norms and practices of our constitution and democratic setup. That is मैं why पर्याप्त with चर्चा, all पर्याप्त the अवसर दे रहा हूं arguments आप at my सबको। command, I am opposing the introduction of this bill. सरकार की तरफ से जवाब देते हुए मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स के कार्यकाल की पहले कोई अवधि तय नहीं थी, इन्हें एक्सटेंशन मिल जाते थे, लेकिन अब हम इन पदों के कार्यकाल को फिक्स करने के लिए बिल लेकर आए हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैंने बड़े ध्यान से इस बिल की इंट्रोडक्शन पर जो विरोध के लिए बिंदु उठाए गए सुना। मुझे लगता है इन ब्रीफ द कंक्लूजन्स हैव बीन ड्रॉन even before reading the bill. Now I didn't interrupt, so no, I'm not yielding. You didn't interrupt, I didn't interrupt, so let me. See, bar, each of these speakers has said that you are leaving a room for extending the tenure. And that is the mala-fide. Okay, I'm now speaking your language. And I'm not a law-knowing person, but some of you who are law-knowing and well-versed in law, if you read the Central Vigilance Act, clearly states, a director of enforcement shall continue to hold office for a period of not less than 2 years. It has never laid the limit of 2 years, which is being extended. Rather, we are streamlining it by limiting it to 5 years. Yes. So, now let me. Now, secondly, no, I didn't interrupt. So no. Now you have to see, if you have been able to misinterpret the clause, it's not my fault. Then, You should make it a provision. then For the fixed tenure of power, that you are not doing. Realize it. now the point is, you said extension will become routine. I thought I will raise these points in the course of discussion. During the past government, there have been occasions when the director, either ED or director CBI, was given extension without going through the process which is laid down in this act, which we are doing now. Yes. I'll give you the names also, if required. But I thought we will talk in detail during the discussion. Third, it is being said, what is the connection with the international angle? There is precisely a connection with the international angle. The entire format of criminology has changed in the recent years. New methodologies, new technologies, and huge international ramifications. No, I'm just responding to that. So I think I wish that you go through the contents and give it a fair thought. It is not confusing, as was being mentioned by Adhir. It looks confusing because we have not actually had enough time to deliberate on the mood. आप बोलते रहो माननीय। I will give you a number of such observations. Rather, extensions were happening. I'm not going to name the officers today. If pressed, I'll name them. I have the entire list with me in the course of discussion. With the year. Because we'll talk in the discussion, no? This is introduction. करेंगे ना, फिर उस बार क्या बात करेंगे? सारी बात आज ही हो गई तो discussion क्या करेंगे? Because you are going to repeat what you said today in the discussion. I will not. I will go beyond this. We are rather streamlining this. Yes. So that is one part. And then saying कि ordinance क्यों आया? क्षमा कीजिए, जिस तरह से पिछले सत्र में हाउस चला है, चला नहीं चला, चलेगा नहीं चलेगा, तो क्या सरकार काम करना बंद कर देगी? ये तो इंसिडेंटली टुडे यू हैव हैड द पेशेंस टू बेयर. नहीं तो हाउस ही नहीं चलता. जब हाउस ही नहीं चलता है तो क्या करे सरकार? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं कि इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए. बाकी के बिंदु हम चर्चा में करने ला की सकते अनुमति हैं. प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए,
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अध्यादेश 2021 के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला विख्यातात्मक विवरण भी सभा पटल पर रखता हूं। इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार इन बिलों के मार्फत इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी लाना चाहती है। अब बात करते हैं लिखित सवाल जवाब की। आज सरकार ने संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की सभी छवि नहीं दिखाता। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा पटल पर रखे जवाब में ये बात कही गई। उन्होंने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 101वें पायदान पर रखा गया है। इस जवाब में दावा किया गया कि भारत ने कंपोजिट ग्लोबल हंगर इंडेक्स माने GHI स्कोर में लगातार सुधार किया है, लेकिन गड़बड़ उस तरीके में है जिससे इंडेक्स के लिए गणना की गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। क्या है ये फैक्टर्स? अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। सरकार का दावा है कि इनमें से सिर्फ अंडर नरिशमेंट माने कुपोषण का संबंध ही भूख से है, इसीलिए GHI भारत की सच्चाई को ठीक तरीके से दर्ज नहीं कर पाता। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के कार्यक्रम के अंत में। चलते चलते आपको बता दें कि 2 दिसंबर 2001 के रोज माने कल लोकसभा की उत्पादकता इतिहास में सबसे ज्यादा रही। कितनी? 204%। 11 घंटे 3 मिनट में 96 सांसदों ने नियम 193 के तहत कोरोना महामारी पर चर्चा की और ये तब रिकॉर्ड बना। आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया। देखते रहिए ललन टॉप।